आइए स्टार्ट करते हैं भारत का नया सैन्य सिद्धांत यानी कि न्यू मिलिट्री डॉक्ट्रिन के बारे में। जानते हैं कि भारत का नया सैन्य सिद्धांत क्या है। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि वर्ष 2004 में भारतीय सेना के द्वारा कोल्ड स्टार्ट नामक सैन्य सिद्धांत का निर्माण किया गया, जिसके अंतर्गत पाकिस्तान द्वारा परमाणु हमले की आशंका को कम करने के लिए पाकिस्तान के भूभाग पर सैन्य नियंत्रण की रणनीति बनाई गई। और आगे देखते हैं। देखिए वर्ष 2017 में नवीन सिद्धांत में भारत के सुरक्षा के लिए चीन एवं पाकिस्तान को सुरक्षा के सबसे बड़े खतरे के रूप में रेखांकित किया गया, जबकि सीमा पार आतंकवाद भारतीय सुरक्षा के लिए गैर परंपरागत खतरा है। और आगे देखते हैं। देखिए भारतीय सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष एवं साइबर सुरक्षा पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की सुरक्षा को बेहतर करने के लिए थिएटर कमांड अथवा देखिए एकीकृत सैन्य कमान को गठन करने पर विचार किया जाएगा। तो देखिए इसका लाभ क्या है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। कि लाभ हमारा है कि कारगिल सैन्य अभियान के दौरान सेनाओं की जो विंग में समन्वय एवं सामंजस्य का अभाव दिखा था, इसलिए एकत्रित कमान होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट है इसमें कि अमेरिका एवं चीन ने पहले ही एकीकृत सैन्य व्यवस्था का निर्माण कर लिया है, इसलिए भारत को भी इस पर विचार करना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है लाभ में कि भारत के द्वारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पहले ही एकीकृत कमान का गठन किया जा चुका है। तो देखिए अब विरोध में इसका पॉइंट पहला दिया गया है। देखिए कि तीनों सेनाओं में वायु सेना की संख्या सबसे कम है, परंतु यह अत्यधिक विशिष्ट मानी जाती है, इसलिए एकीकरण से तीनों सेनाओं के पदाधिकारियों के बीच अनावश्यक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होगी। देखिए विरोध का कारण है ये। और दूसरा इसमें दिया गया है कि भौगोलिक रूप में सेनाओं का एकीकरण लाभकारी नहीं है, क्योंकि नौसेना का प्रयोग तटीय क्षेत्रों में होता है, जबकि भारत का भौगोलिक रूप में इतना बड़ा नहीं है कि वायुसेना को एक स्थान से दूसरे स्थान की तैनाती में कठिनाई में बाधा हो सके या तैनाती में बाधा हो सके। और इसका निष्कर्ष क्या है, यहाँ पे देखते हैं कि एकीकृत कमान का विचार निश्चित रूप में सेनाओं की प्रभावशीलता में वृद्धि करेगी, जिसके साथ सेनाओं की आधुनिकीकरण की आवश्यकता होगी। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निष्कर्ष इसका क्या निकला है कि एकीकृत कमान का विचार निश्चित रूप में सेनाओं की प्रभावशीलता में वृद्धि करेगी, जिसके साथ सेनाओं की आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। और आगे स्टडी करते हैं सामरिक सहभागिता नीति यानी कि पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटजी पार्टनरशिप का। और देखिए इसके बारे में बताया गया कि वर्तमान में रक्षा सामग्री की 70% आवश्यकताओं की आपूर्ति आयात के द्वारा करता है, जबकि वर्तमान सरकार मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता करने का प्रयास कर रही है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इसके आगे स्टडी करते हैं कि इस नीति के अंतर्गत पहली बार अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील रक्षा सामग्री जैसे लड़ाकू जहाज और टैंक, समुद्री पनडुब्बी के निर्माण के लिए रिलायंस, टाटा महिंद्रा, अडानी जैसे बड़ी कंपनियों को आमंत्रित किया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की इन निजी कंपनियों को साझेदारी विदेशी हथियार बनाने वाली कंपनियों के साथ होगी, परंतु इसमें भारत की हिस्सेदारी 51% ही होगी और कंपनियों के लिए ठेके वाणिज्य मंत्रालय द्वारा संपादित किया जाएगा। और समस्या है इसका क्या, इसके कारण इसके बारे में जानते हैं कि इस नीति की निगरानी के लिए किसी संस्थात्मक प्रबंध का प्रावधान नहीं है और आलोचकों के अनुसार भारत की रक्षा खरीद की प्रक्रिया एवं समझौते के शर्तें अभी भी पारदर्शी नहीं है। और निष्कर्ष के बारे में देखते हैं।
देखिए हमारा यहाँ पे है कि वर्तमान में भारत विश्व का सबसे बड़ा हथियारों का बाजार है और रूस, इजराइल, फ्रांस के साथ हथियारों के साझे यानी कि शेयर उत्पादन हो रहे हैं, जबकि अमेरिका के साथ यह शीघ्र शुरू होने वाला है। इसलिए सामरिक सहभागिता की नीति एक बेहतर विचार है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।